हेलो। सर बॉमन्स कैप्सूल तक। ओके, लेक्चर 3 करते हैं। नेफ्रॉन्स हम लोग पढ़ चुके थे, बॉमन्स कैप्सूल पढ़ चुके थे। हाँ, हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन्स देखने वाले थे ना हम लोग। हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन्स, NDPHRNS, फाइन। ओके, हिस्टोलॉजी में हम लोग बॉमन्स कैप्सूल के बारे में जिक्र करने वाले थे। फाइन। सो बॉमन कैप्सूल है कहाँ पे, पहले ये जान लें। सो इट इज दिस पोर्शन, फाइन, जो कप की तरह स्ट्रक्चर बना रखा है इस तरीके से, इसको हम लोग कह रहे हैं बॉमन्स कैप्सूल, फाइन। ओके, दिस इज बॉमन्स कैप्सूल। सो इसकी हिस्टोलॉजी देखना है कि इसमें किस प्रकार का सेल्स प्रेजेंट है। फाइन, एवरीथिंग वी हैव टू सी इन दिस। ओके, सो आउटर लेयर, फाइन, आउटर लेयर मेड अप ऑफ, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, फाइन। इनर लाइनिंग, अंदर वाला, ठीक है। आउटर लेयर कहने का मतलब इसके बारे में हमें बताए हैं, है ना, ये वाला आउटर लेयर के बारे में बताए हैं। इनर मतलब ये अंदर वाला लेयर के बारे में जिक्र कर रहे हैं हम। इनर लाइनिंग, है ना, तो ये भी स्क्वामस सेल ही है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल प्रकार के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्पोडोसाइट, ठीक है। स्क्वामस सेल और पोडोसाइट, है ना, क्या बोलेंगे, स्क्वामस बोलेंगे या फिर पोडोसाइट बोलेंगे, फाइन। सो पोडोसाइट किस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बॉमन्स कैप्सूल के ब्लड कैपिलरी है, फाइन, दिस इज द ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट इन द बॉमन कैप्सूल, फाइन। और इसके चारों तरफ रैपिंग रहता है पोडोसाइट्स के, फाइन। अब हम यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स बना रहे हैं। दिस इज पोडोसाइट सेल, ये पोडोसाइट सेल है, फाइन। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, फाइन। तो इस तरीके से पोडोसाइट सेल्स यहाँ पे इस तरीके से रैपिंग किए हुए रहते हैं, है ना, इस तरीके से, ओके। पोडोसाइट बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं इस रीजन में। लेट मी ड्रॉ अनदर पोडोसाइट over here, है ना, ओके। सो पोडोसाइट्स मान के चलिए इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, है ना, इस तरफ से दूसरा पोडोसाइट्स आ रहा है इस तरीके से, है ना। तो देखोगे कि इसके बीच में कुछ गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना, कुछ गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, फाइन। उसी गैप्स को हम लोग पोडोसाइट स्लिट कहते हैं या फिर फिल्ट्रेशन स्लिट कहेंगे, ओके। जैसे कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, है ना, इसको कहेंगे हम लोग पोडोसाइट स्लिट। मान के चलिए इंटरस्टिशियल स्पेसेस है ना, इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, पोडोसाइट स्लिट, फाइन, कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट,
है ना, फिल्ट्रेशन स्लिट कहेंगे। और यहाँ पे जो डिस्टेंस क्रिएट होता है, गैप क्रिएट होता है, दैट गैप इज ऑफ 25 नैनोमीटर। ठीक है, ऑफ गैप 25 नैनोमीटर। ठीक है, 25 नैनोमीटर का होता है। और ये पोडोसाइट्स रैपिंग किए हुए रहते हैं कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। पोडोसाइट has wrapped the capillaries of glomerulus. फाइन, चलिए ये यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल शॉर्टकट में पीसीटी कहेंगे इसको। सो देखते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस प्रकार के सेल्स प्रेजेंट है। सो दिस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड अप बाय ब्रश बॉर्डर्स क्यूबोइडल एपिथेलियम, है ना, अंदर की तरफ। ओके, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये था जो कोइलिंग है ना, ये कोइलिंग वाले को हम लोग कह रहे हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फाइन, यहाँ से बोमन्स कैप्सूल स्टार्ट हो रहा है। फाइन, यहाँ से लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो रहा है। ओके, इस तरीके से। सो हमें जिक्र करना है यहाँ पे इसके बारे में। यहाँ पे ये हो जाएंगे आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अंदर की तरफ से ल्यूमेन रीजन से, पाइप के अंदर वाले रीजन से देखेंगे तो वहां पर प्रेजेंट रहते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम। कैन यू टेल मी हाउ द ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम लुक्स लाइक? Sir, microvilli is present. हाँ, ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम, है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहेगा। ओके, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, epithelial cell has microvilli, cells has microvilli, है ना, ओके, and contain large amount of mitochondria. है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब है कि एटीपी, एटीपी कहने का मतलब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता होगा। इट इज रिलेटेड विद एटीपी। फाइन, रिलेटेड विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, दिस ठीक है, इसके पास थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट दोनों होते हैं। लूप ऑफ हेनले के पास हैज थिक पोर्शन, ऊपर वाला, ठीक है, मेड अप ऑफ, बना हुआ रहता है। डायग्राम देखेंगे उसमें मोटा वाला पोर्शन भी रहता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम, है ना। और थिन सेगमेंट जो होता है, द थिन सेगमेंट, है ना, थिन सेगमेंट, ये किस चीज से बना हुआ रहता है? Squamous epithelium. सिंपल स्क्वामस, ठीक है, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस। फाइन, आगे चलते हैं। डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
ओके तो देख लेते हैं इसके बारे में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बारे में भी, है ना। सेम एज, क्या बोल सकते हैं, सेम एज पीटीसी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, है ना, इसी के तरह ही होता है। बट हैज लोअर, कम रहता है, फाइन ना, लोअर माइटोकॉन्ड्रिया या फीवर, लोअर नहीं बोलेंगे, फीवर बोलेंगे, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोविली। सब प्रॉपर्टीज है, याद रखने पड़ते हैं, है ना, क्वेश्चन यहीं से आता है। नेक्स्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। सर हाँ बोले। सर बुक में दिया है कि DCT is made up of cuboidal epithelium which is glandular in nature, मतलब ग्लैंडुलर नेचर बोल सकते हैं, है ना, अलग अलग बुक में देखोगे तो अलग अलग प्रकार के सेल मेंशन किए हुए रहेंगे, है ना, वो भी सही है, फाइन, ये भी सही है। ग्लैंडुलर इसलिए है क्योंकि वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, किसी चीज का सिक्रेशन करना होता है ना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, गलत नहीं है वो भी। सर DCT और PCT के फंक्शन में क्या डिफरेंस है? एक क्या बोलते हैं हम, एक कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है और एक को नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन करना ही होता है। पीसीटी, बट हाँ वो चलो आप बोल रहे हो तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, हैज क्यूबोइडल एपिथेलियम, चलिए मेंशन कर ही दिए, राइट। कलेक्टिंग डक्ट देखते हैं, बताएंगे फंक्शन दोनों का क्या होता है, डिफरेंशियल रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है ना, क्या होता है डिफरेंशियल रीअब्जॉर्प्शन बताएंगे, क्यूबोइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर। ठीक है, ग्लोमेरुलर इज नथिंग बट द टॉप ऑफ कैपिलरी, है ना, जो ब्लड कैपिलरी पोर्शन होता है बॉमन्स कैप्सूल के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। इट इज टॉप ऑफ कैपिलरीज और it is collection of capillaries, है ना। चलिए यहाँ पे हम छोटा सा सेक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी। सर हाँ जी बोलो। सर कैपिलरीज का जो जंक्शन होता है उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं और बाहर में जो कैप्सूल होता है उसको बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। बाउमन कैप्सूल इज अ होल, है ना, बाउमन कैप्सूल इज अ होल, कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब ही होता है कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर, एक यूनिट, ओके, ठीक है। तो चलिए फॉर एग्जांपल ये जो रहा, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाउमन्स कैप्सूल बोलेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल, है ना, इसके अंदर ब्लड नहीं प्रेजेंट रहता है, दिस इज कैप्सूल, ओके। और ग्लोमेरुलस किसको कहेंगे, इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो लाल कलर से मैंने बनाया है वो रहा ग्लोमेरुलस, और जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे बनाया है दैट इज कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। समझ में आया अभी, समझ में आया, ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी से बना हुआ रहता है, while बाउमन कैप्सूल is not made up or do not contain blood, it's not red in color ना, ही इस तरीके से समझा जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे ग्लोमेरुलस के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ पे सेक्शन देखते हैं किस तरीके का ट्यूब प्रेजेंट रहता है, पाइप प्रेजेंट रहता है। सो चलिए ये रहा पाइप, है ना, पतला बनाते हैं,
This is basement membrane. Okay, this is basement membrane. इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, है ना, यहाँ पे ग्रो किया हुआ है इपिथेलियल सेल, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोथेलियम। फाइन, एंडोथेलियम कहेंगे इसको। दिस इज बेसमेंट। बेसमेंट एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। फाइन, एंड दीज आर, ये सेल्स को हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फाइन, इसको हम लोग सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छोटा सा गैप प्रेजेंट है। सी, कैन यू सी दिस गैप्स? है ना, इस गैप्स को हम लोग कहते हैं फेनेस्ट्रा विंडो। दिस गैप इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा विंडो। ठीक ना? एंड द डायमीटर एंड द लेंथ गैप ऑफ दिस फेनेस्ट्रा विंडो इज अबाउट 70 to 90 नैनोमीटर। फाइन, मतलब एक सेल और दूसरा सेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग फेनेस्ट्रा विंडो कह रहे हैं। ओके, हाँ, और यहाँ पर प्रेजेंट है आपका सेल्स, ठीक है, जो कि पोडोसाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, we can call it as podocyte, and we know the distance or the podocyte slit is about 25 to 40 नैनोमीटर, है ना। ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो हम यूनिट लिखे यहाँ पे, जो ये डाटा दिए हैं, दिस इज द पोडोसाइट स्लिट। पोडोसाइट स्लिट का गैप है ये। फाइन, वेट 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 वेट, ये पोडोसाइट स्लिट ये हो जाएगा, ये है पोडोसाइट स्लिट, दोनों के बीच का डिस्टेंस। फाइन, और डिस्टेंस कितना है ये? 25 से 40 नैनोमीटर, ये रहा। फाइन, ओके, इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है। यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलता है, फ्लूइड बाहर निकलता है यहाँ से। एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, फेनेस्ट्रा विंडो, फेनेस्ट्रा विंडो का डायमीटर या लेंथ या गैप बोलेंगे 70 से 90 मीटर है, नैनोमीटर। पोडोसाइट स्लिट है 25 से 40 नैनोमीटर, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल पास हो पाता है वो पास हो पाएगा लेस देन 8 नैनोमीटर, है ना। रीजन बीइंग कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये गैप प्रोवाइड करता है, एंड दैट गैप इज ओनली 8 नैनोमीटर। ठीक है, बेसमेंट नोट करेंगे यहाँ पे, बेसमेंट मेम्ब्रेन also has gaps, and this gap is only 8 नैनोमीटर। कितना होना है? सिर्फ 8 ही नैनोमीटर का होना है। ठीक है,
Okay. Now, shall I move? हम आगे बढ़े. Hello. Yes, sir. FILTERATN. Effective filtration pore material, है ना. तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन पोर कितने साइज का होगा देखते हैं. ध्यान देंगे. पोडोसाइट स्लिट कितना गैप क्रिएट कर रहा था? 25 से 40 नैनोमीटर, है ना. बेसमेंट एंडोथेलियम एंडोथेलियम स्लिट, या फिर एंडोथेलियम स्लिट को दूसरा नाम से भी हम जान सकते हैं, दैट इज फेनेस्ट्रा विंडो. है ना. फेनेस्ट्रा विंडो कितना गैप दे रहा था ये? यस, टेल मी. कितना दे रहा था? कम ऑन, टेल मी. अरे यार 70 20 से to 90 90 nanometer. 70 से 90 था ना. 70 से 90, 70 to 90 nm. लेकिन जो इफेक्टिव है वो तो था बेसमेंट स्लिट, है ना. बेसमेंट स्लिट ये है 8 नैनोमीटर का, 8 नैनोमीटर का, है ना. यही है. एंड इफेक्टिव फिल्ट्रेशन, एंड वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं, है ना. जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन है इज बिकॉज ऑफ दैट द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन is because of basement membrane. Fine. है ना. चलिए. और अच्छा एक चीज बताएंगे, इस फिल्टर से पास होने के लिए कोई भी मटेरियल का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए? in 8 order to nanometer. pass in order to pass from this pore, the size of material must be ठीक है. कितना होना चाहिए? must be less than 8 नैनोमीटर. ठीक है. albumin has size of 8 nanometer, so it cannot pass. ठीक है. ये पास नहीं हो सकता. चलिए. ओके. बाउंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदरली नोन एज, क्या कहते हैं जी? टुगेदरली क्या कहेंगे? ठीक है. इट इज नोन एज माल्फिगिन कॉर्पसेल्स और रेनल कॉर्पसेल्स. करेक्ट.
Fine. Shall I move? Shall I? Now, देखते हैं types of nephrons. Next topic is types of nephrons. ठीक है, it is based on the size of nephrons. किसके ऊपर based है? Based on size of loop of Henle. है ना, loop of Henle के size के ऊपर depend करता है. ओके, so पहला type है cortical nephrons. Cortical nephrons. What is the cortical region in kidney? हाँ जी बताएं, cortical nephron. हेलो, 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 am I audible? कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहने का मतलब है कि ऐसे नेफ्रॉन जो सिर्फ और ज्यादातर कॉर्टिकल रीजन में ही प्रेजेंट रहेंगे. It is the 85% of the total nephron. ओके, नेक्स्ट, इसका लेंथ छोटा होता है. इट्स लेंथ इज स्मॉलर. ठीक है, डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, यहाँ से अब क्लियर कट पता चल जाएगा क्या है कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन और जक्स्टाग्लैमुलर नेफ्रॉन. डायग्राम दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. ठीक ना. देखें कॉर्टिकल नेफ्रॉन, देखें लूप ऑफ हेनली छोटा है ना, और जो जक्स्टाग्लैमुलर नेफ्रॉन है इसका लूप ऑफ हेनली कितना बड़ा है, देख पा रहे हैं ना? फाइन. इट्स लेंथ इज स्मॉलर, छोटा लेंथ होता है. इट्स मेजर पोर्शन लाइज इन द कॉर्टिकल रीजन. इट फॉर्म्स यूरिन इन नॉर्मल कंडीशन. क्वेश्चन आता है यहाँ से, फॉर्म्स यूरिन इन नॉर्मल कंडीशन. ओके, वसा रेक्टा इसके अंदर एब्सेंट रहता है. वसा रेक्टा मीन्स द ब्लड कैपिलरी इज एब्सेंट, है ना. जैसे कि लास्ट टाइम मैंने डायग्राम बनाया था, देखेंगे लास्ट लेक्चर का. कहाँ है ये, क्या हो रहा है? छोड़ो यार, यहीं पे बता दे रहा हूँ. वासा रेक्टा मीन्स ब्लड कैपिलरी, जो मैंने बनाया था, ठीक है, कलरफुल बनाया था, ब्लू और रेड कलर से बनाया था,
है ना, वो एब्सेंट रहता है इस पोर्शन में। नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ nephron is that is called glomerulus, a juxtamedullary nephron. Next is juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron. है ना, ये 15% ही होता है ऑफ टोटल नेफ्रॉन, लंबा रहता है, लॉन्गर है ना। वासा रेक्टा प्रेजेंट है। फाइन, वासा रेक्टा मीन्स यहाँ पे दिखाना चाहेंगे हम, सी वासा रेक्टा मीन्स द ब्लड कैपिलरीज। डायग्राम देखेंगे जरा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। Vasa recta is present in loop of Henle. ठीक है, Vasa recta present in loop of Henle. Vasa recta is absent in loop of Henle. अब क्लियर होगा। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। यदि आपको अभी नहीं पढ़ने का इच्छा हो रहा है तो कैंसिल करते हैं क्लास, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ सकते हैं, नो इश्यू। टेल मी, शैल आई कंटिन्यू और नेक्स्ट डे करें हम लोग? कंटिन्यू करिए। Continue, sir. ओके ओके। स्ट्रेस कंडीशन है ना, स्ट्रेस कंडीशन के दौरान यूरिन का फॉर्मेशन करता है ये। चलिए ये भी हो गया, फाइन, नेफ्रॉन्स हो गए। नाउ एक दूसरा टॉपिक में इसी के अंदर बता रहा हूँ, जक्स्टा ग्लोमुलर apparatus. Juxta glomerular apparatus. It is abbreviated as JGA. Fine, juxtaglomerular apparatus. Okay. चलिए एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे और बोलेंगे कि ये डायग्राम किस चीज का है। समझ पाए ये क्या है? दिस इज व्हाट? Bowman's capsule. ओके, ये क्या हो जाएगा? डिस्टल DCT. ट्यूब्यूल। फाइन, ओके। यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहना है? ये क्या हो जाएगा? ये और ये, कम ऑन, ये हो जाएगा आपका एफरेंट आर्टरी, और ये क्या हो जाएगा? इफरेंट आर्टरी। Efferent. समझ में आया? ओके, नाउ हम डील करने वाले हैं इस रीजन के बारे में। इस रीजन को ही हम लोग कहते हैं JGA। समझ पाए? JGA कौन सा रीजन है ना? ये वो रीजन है जहाँ पे एफरेंट आर्टरी, सर ये PCT इफरेंट और आर्टरी, DCT. हाँ DCT, सॉरी PCT, ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल होना है ना? गड़बड़ डायग्राम में बनाया मैंने, लेट मी करेक्ट दिस।
है ना, इस तरीके से। समझ पाए? समझे? Yes, sir. ओके, है ना, DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड टेबल। फाइन, इस पोर्शन को हम यहाँ पे डिटेल में दिखा रहे हैं, इस डायग्राम को यहाँ पे दिखा रहे हैं। ओके, these are cells, ये सेल्स हैं, फाइन। Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। फाइन, इसके अंदर के सेल्स कुछ इस तरीके से रहेंगे। इस तरीके से। फाइन, और इसके बीच में कुछ एसेसरी सेल्स रहते हैं, दे आर कॉल्ड लासी सेल्स। फंक्शन पता नहीं चला है उतना अप्रोप्रिएटली क्या होता है ये। लासी सेल, ठीक है, फंक्शन अभी पता नहीं चला इसका। यहाँ पे जो इस तरीके के जो सेल्स दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड मैक्युला डेंसा। मैक्युला डेंसा कॉलमनर शेप में रहेंगे। फाइन, दीज आर मॉडिफाइड सेल्स, ठीक है, क्यूबोइडल शेप के ही रहेंगे। ठीक है, मॉडिफाइड सेल्स नोन एज juxtaglomerular cell। फाइन, ओके, सो यहाँ पे इस apparatus को क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड JGA। फाइन, और इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग रेनल। हाँ जी, डायग्राम बनाना है और शैल आई मूव, बताएंगे, डायग्राम बनाओगे या फिर हम आगे बढ़ें? सर 2 मिनट रुक हम जाइए। ओके, चलो, यस। Oh my God.
गया सर। ओके फाइन, चलिए इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जेजी सेल्स के बारे में अभी भी मैंने बताया था, है ना। तो जेजी सेल्स एंडोक्राइन नेचर के होते हैं। ध्यान से सुनेंगे। जेजी सेल्स रेनिन का सिक्रेशन करता है। क्यों सिक्रीट करता है? क्योंकि मैकुला डेंसा इसको सिग्नल देता है। ध्यान से देखेंगे डायग्राम, सीधा डायग्राम। जेजी सेल्स लोकेट करेंगे। जेजी सेल्स सिक्रेट्स ए हार्मोन नेम रेनिन, RENIN। फाइन। किसके कहने पे? मैकुला डेंसा के कहने पे। मैकुला डेंसा क्यों कहेगा? क्योंकि मैकुला डेंसा इनकाउंटर करता है एक्सेस ऑफ, ठीक है, एक्सेस ऑफ सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, वाटर। फाइन, ठीक है, इतना तक समझ में आया? फिर आगे बढ़ेंगे हम। लिसन केयरफुली। Yes. Okay, macula densa encounters high concentration of sodium ion, chloride ion, water in the distal convoluted tubule. So it gives signal to juxtaglomerular cells to secrete hormone named renin. रेनिन का सिक्रेशन होने के चलते क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पानी, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन ब्लड में चला जाता है वापस। फाइन, समझ में आया? फिल्ट्रेशन sir. डक्ट के अंदर, फाइन, फिल्ट्रेशन डक्ट के अंदर पानी ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड ज्यादा है, वो बह जाना है, वेस्ट का तरफ बह जाना था, है ना। लेकिन बॉडी को देखता है कि अरे भैया इसके अंदर तो बहुत लॉस हो रहा है, वेस्ट चला जा रहा है, और हमारे शरीर में तो है ही नहीं, ब्लड कैपिलरी के अंदर ये सब चीज है ही नहीं है ना। तो इन सभी को वापस बुलाने के लिए ये पूरा फिनोमेनन टेक प्लेस होता है। फाइन, सो आई एम मेंशनिंग हियर जेजी सेल्स secretes renin. Don't get confused with RENIN, है ना। कब करेगा? On receiving the signal from macula densa, macula densa of distal convoluted tubule. क्यों किया जाता है? हाँ, macula densa is activated कब? On high concentration of पानी, water, sodium ion, chloride ion. फाइन। रेनिन क्या करेगा? रेनिन helps the vasa recta to reabsorb, helps the vasa recta to reabsorb the water, sodium ion, chloride ion back into the capillary. फाइन, समझ में आया कॉन्सेप्ट? नाउ हम डिटेल में बताने वाले हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन। ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। थोड़ा ऊपर ऑस्मो, है ना। हाँ चलो। हो गया। ओके फाइन। Osmoregulation means
ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब Regulation of salt and water. ठीक है, चलिए चलिए। सो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए 3 सिस्टम काम करता है हमारे शरीर के अंदर, जिसको कहते हैं RAA सिस्टम, रास, ठीक है, ADH एंड देन ANF, ठीक है। 3 सिस्टम works to bring BRING the osmoregulation, ठीक है। पहला है रास, ठीक है, RAA रा सिस्टम, ADH एंड थर्ड वन इज ANF। सबके बारे में स्टडी करेंगे, सारा का सारा चीज इंपॉर्टेंट है। फाइन, पहला देखते हैं RAA सिस्टम, रास देखते हैं, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन aldosterone system। फाइन, ध्यान से सुनेंगे। ये सिस्टम सिचुएटेड होता है जेजी सेल्स के पास। फाइन, दिस सिस्टम इज ऑपरेटेड फ्रॉम जेजी सेल्स। चलिए, कहां पर है? जेजी सेल्स पे। फाइन, क्यों होगा, क्यों एक्टिवेट होगा, कैसे काम करता है? फाइन, तो ये एक्टिवेट होता है जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है, जब ब्लड के अंदर सोडियम क्लोराइड पानी कम होता है। समझ में आया? समझ में आया? RAA सिस्टम इज एक्टिवेटेड। No, sir. RAA सिस्टम एक सिस्टम है, सिस्टम जो कि ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करना है। ऑस्मोलारिटी कहने का मतलब मेंटेनिंग ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द ब्लड कैपिलरीज। फाइन, ये इसका काम था। ओके, जब हमारे ब्लड के अंदर प्रेशर कम है, मतलब पानी कम है, सोडियम आयन कम है, क्लोराइड आयन कम है, तो कम से तो काम चलेगा नहीं, उसको ऑप्टिमम लेवल पे लाना पड़ेगा, है ना। तो उसको ऑप्टिमम लेवल पे लाने के लिए RAA सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये RAA सिस्टम प्रेजेंट रहता है जेजी सेल्स के पास। जेजी सेल्स लोकेट करेंगे जरा, कहां पर प्रेजेंट है जेजी सेल? जक्स्टा ग्लम्बुलर सेल्स। जेजी सेल्स इज प्रेजेंट इन व्हाट? DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है, या फिर एफरेंट आर्टरी में प्रेजेंट है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जेजी सेल्स कहां पर प्रेजेंट है? ठीक है, Afferent artery. हाँ, जेजी सेल्स प्रेजेंट है एफरेंट आर्टरी, है ना, इफरेंट आर्टरी, है ना, दोनों जगह पर प्रेजेंट है ना, दोनों जगह पे प्रेजेंट है। तो ब्लड के अंदर ही ना ये सेल्स प्रेजेंट है, सॉरी, मतलब ऐसे जगह पे प्रेजेंट है जहां पे वो इनकाउंटर कर रहा है कि भैया हमारे आसपास ब्लड वॉल्यूम कम है या ज्यादा है। तो पता चल जाता है, सेल्स के पास सेंस होते हैं, है ना, कि हमारे आसपास ब्लड का कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है। कम है, उसने जांच लिया, जेजी सेल्स ने जांच लिया कि हमारे पास से जो ब्लड गुजर रहे हैं इनका वॉल्यूम कम है। इट गॉट एक्टिवेटेड, है ना, ये एक्टिवेट हो गया। अब क्या करेगा, है ना, एक्टिवेशन के चलते ब्लड के अंदर, कैपिलरीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी रिटेन होने लगता है, वापस जाने लगता है, सोडियम आयंस जाने लगते हैं। ओके, कहानी सुनिए, कहानी सुनिए पहले। एफरेंट आर्टरी से ब्लड आता है, ब्लड ड्रेन आउट हो जाता है बोमन्स कैप्सूल में, कुछ ब्लड ऐसे ही चला जाता है इफरेंट आर्टरी से। फाइन,
ओके जो ब्लड ड्रेन आउट हुआ बॉमन्स कैप्सूल में, आरबीसी को छोड़ के, बड़े बड़े प्रोटीन को छोड़ के सारे चीज फिल्टर्ड हो जाते हैं, बॉमन्स कैप्सूल में चले जाते हैं, उसके ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं। फाइन, ट्यूब्यूल्स में जाते ही ये गुजरते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक। जैसे ही प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये फिल्ट्रेट जाता है, वहां से पानी, शुगर, कुछ अमीनो एसिड्स निकल जाते हैं, है ना। निकलने के बाद ये चले जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में। फाइन, जिसके चलते ब्लड कैपिलरीज के अंदर का वाटर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अब फिल्ट्रेट थोड़ा जाएगा लूप ऑफ हेनली में, लूप ऑफ हेनली में सिर्फ पानी बाहर निकलेगा, वो पानी फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड कैपिलरी में। इमेजिन करें, है ना, इमेजिन करें जो हम नेफ्रॉन का डायग्राम बनाए थे। फाइन, तो होता क्या है, ब्लड में से आरबीसी को छोड़ के, बड़े प्रोटीन को छोड़ के मैक्सिमम मटेरियल्स बॉमन्स कैप्सूल के अंदर चला जाता है, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट फाइनली यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे चीजों को वो बाहर भेज देता है। फाइन, तो बाहर भेजे हुए एलिमेंट कहां जाएंगे, है ना, मैट्रिक्स में तो नहीं रहेंगे, वो सब रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर, जिसके चलते ब्लड कैपिलरीज का वॉल्यूम ऑप्टिमम रहता है। फाइन, सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ओके जैसे ही एफरेंट आर्टरी इनकाउंटर करा, एफरेंट आर्टरी इनकाउंटर करा, है ना, कि इसके अंदर बीपी लो है, ब्लड प्रेशर लो है। बीपी लो कहने का मतलब प्रेशर कम है, प्रेशर कम मतलब पानी कम होगा, सोडियम आयंस कम होंगे, क्लोराइड आयन कम होंगे, है ना। तो क्या करना चाहिए ब्लड को, ब्लड को करना चाहिए कि कैसे भी करके पानी और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन उसके अंदर आ जाए। तो अंदर आने के लिए एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम लोग कहते हैं RAA सिस्टम। देखिए ये कैसे काम करता है। ठीक है, लेट मी मेंशन ये कब कब ऑपरेट होना है। दिस सिस्टम is activated when blood volume is low। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, मीनिंग लो वाटर, पानी कम है, ठीक है, लो सोडियम आयन, लो क्लोराइड आयन, ये सब कम है। फाइन, सो द JG cells is activated, JG cell gets activated। और JG cells जब एक्टिवेट हो जाता है तो क्या सीक्रेट होता है मिली, Renin. ठीक है, रेनिन। फाइन, रेनिन का सिक्रेशन हुआ। ठीक है, रेनिन का सिक्रेशन किया। अब देखिए रेनिन क्या करता है। रेनिन एक प्रकार के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, ठीक है, दैट प्रोटीन इज एंजियोटेंसिनोजेन। ठीक है, रेनिन एक्टिवेट्स ए प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन मतलब ब्लड में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन विच इज लिवर ओरिजिन। लिवर ओरिजिन कहने का मतलब लिवर से निकला है। हाँ, ठीक है, रेनिन एक्टिवेट्स ए प्लाज्मा प्रोटीन विच इज लिवर ओरिजिन नोन एज, क्या कहेंगे उसको, एंजियोटेंसिनोजेन, known as एंजियो ठीक है, एंजियोटेंसिनोजेन कहेंगे इसको। तो देखिए क्या हुआ, एंजियो टेंसिनोजेन, इस पे काम किया किसने, रेनिन ने, कन्वर्ट कर दिया किसमें,
एंजियोटेंसिन 1 में, TENSIN, एंजियोटेंसिन 1 में। फाइन, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है। नाउ एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर काम करता है एंजियोटेंसिन एक्टिवेटिंग एंजाइम, है ना। यहाँ पे काम करेगा ACP। ACP stands for, ACP stands for ANGIOTENSIN, angiotensin converting enzyme, है ना। और ये एंजाइम लंग्स प्रोड्यूस करता है, ठीक ना, याद रखेंगे, प्रोड्यूस बाय लंग। लंग, ठीक है, लंग्स बनाता है इस चीज को। एसीपी ने क्या करा, एंजियोटेंसिन, लंग्स भी एंजाइम प्रोड्यूस करता है। लंग सेल्स मतलब कि पल्मोनरी सेल्स, ठीक है, पल्मोनरी सेल्स। लंग्स मतलब क्या, लंग्स के सेल्स बनाते हैं, है ना, लंग वाला सेल्स बनाएगा, पल्मोनरी सेल्स, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE ना, मैं P लिखा हूँ, ठीक है, क्या कर देगा, इसको एक्टिवेट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2। अब देखते हैं एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या करेगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन को अल्टीमेटली काम ऐसा करना है जिसके चलते ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। एंजियोटेंसिन 2 has the several function, ठीक है। देखते हैं पहला क्या फंक्शन है, ठीक है। ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड, है ना। उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, है ना। तो ये स्टिमुलेट करता है कॉर्टिकल रीजन को, बाहरी रीजन को, है ना। स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को ताकि वहां से एल्डोस्टेरोन रिलीज हो सके, ठीक है। क्या रिलीज हो गया, एल्डोस्टेरोन, ध्यान से सुनेंगे, एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, फाइन। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा सोडियम पानी का रिएब्जॉर्प्शन करवाता है इन द कैपिलरीज। समझ में आया, समझ में आया। एंजियोटेंसिन 2 ने क्या करा, ठीक है, पहला काम किया, ये स्टिमुलेट किया, STI stimulates the adrenal cortex to release adrenaline hormone, सॉरी एल्डोस्टेरोन बताया था ना, AL एल्डोस्टेरोन, एंड एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन अल्टीमेटली क्या करवाएगा, makes the blood capillaries to absorb, reabsorb शब्द यूज करते हैं, ठीक है, reabsorb सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और पानी, है ना। इतना सारा चीज जब होगा तो आप ही बताइए ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यस सर।
है ना। ओके, ये चीज हो गया। और ज्यादा से ज्यादा and also makes the proximal convoluted tubule to release more water, sodium ion and chloride ion, है ना। जब छोड़ेगा तब ना जाके ब्लड में रीअब्सॉर्ब होना है जी। दूसरा फंक्शन देखते हैं, ठीक है। सेकेंड फंक्शन, ये एक प्रकार का एंजियोटेंसिन टेंसिन 2 एक प्रकार का वैसो कंस्ट्रक्टर भी है। वैसो कंस्ट्रक्टर कहने का मतलब, ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर को घटाने वाला। वैसो कंस्ट्रक्शन, वैसो कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब होता है वेसल्स का डायमीटर घट जाना। सो एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वैसो कंस्ट्रक्टर। डायमीटर को घटा दिया, देखो तो डायमीटर को घटा दिया तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में देखेंगे, यस सर। है ना। प्रेशर बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, डायमीटर घटा देंगे। बर्नौलीज अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, बर्नौलीज प्रिंसिपल। फाइन, तो मेंशन कर दे रहा हूँ, इट इज ऑल्सो अ पोटेंट माने पोटेंशियल वैसो कंस्ट्रक्टर, है ना, ठीक है। लीड्स टू डिक्रीज द blood vessel and hence the BP rises। होगा कि नहीं होगा? बीपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। समझे कि नहीं समझे? यस सर। है ना। हाँ, as the blood pressure increases, ठीक है, as the blood pressure increases, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या ये पूरा सिस्टम ऑपरेट होना चाहिए? जब ब्लड प्रेशर बढ़ चुका, ऑप्टिमम लेवल पे आ चुका, नो सर। तो क्या, ठीक ना, ध्यान देंगे। एज द बीपी इंक्रीजेस, ठीक है, देयर इज नेगेटिव फीडबैक ऑकर्स, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक होता है जिसके चलते ये फंक्शन रुक जाता है। एज द सर बीपी नेगेटिव इंक्रीजेस, फीडबैक का मतलब? नेगेटिव फीडबैक कहने का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना, किसी प्रोसेस को स्टॉप कर देना, हाल्ट कर देना, इसको नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक कहने का मतलब होता है कि प्रोसेस को और बढ़ा देना, इनहांस कर देना। फाइन, सर so there is a negative feedback due to this the RAAS stops। रुक जाना चाहिए ना, तो रुक जाता है। नेगेटिव फीडबैक जाता है किसको? नेगेटिव फीडबैक is stimulated, negative feedback results in no synthesis of, no production of renin। फाइन, ये हो गया। Now next is ADH, ठीक है, this ADH I'll discuss in the next class। फाइन, चलिए कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। पढ़ेंगे, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ चीजें बताए हैं, नई नई चीजें, है ना। स्टडी करेंगे तभी होगा। तो साइन ऑफ कर सकते हैं।
Okay, then I'm signing off. We'll meet in the next class. Thank you, sir. सर हाँ बोलो। सर वो रेनिन की वजह से सिर्फ Na और Cl ही क्यों रीअब्सॉर्ब होता, और भी तो आयंस होगा ब्लड के पास। नहीं, ये दोनों पोटेंट आयन है, इन्हीं के चलते, है ना, इन्हीं के चलते सॉल्यूट क्या बोल सकते हैं, मतलब आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है इन्हीं के चलते, इन्हीं दोनों के चलते, बिकॉज दे आर द मेजर एनायन एंड कैटायंस। और एक हार्मोन होता है ना रेनिन, वो कहाँ से होता है, निकलता है? RENN। यस सर। हाँ, वो तो चाहिए होता है स्टमक के अंदर ना, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, केसीन को डाइजेस्ट करने के लिए, केसीन को डाइजेस्ट करने के लिए, रिकॉल करेंगे। यस सर। ठीक, और कुछ पढ़ेंगे, आज के लेक्चर पढ़ेंगे ना, बहुत सारा डाउट आएगा आज का लेक्चर से। फाइन। थैंक यू सर। ओके ओके ओके, बाय। Thank you, sir.